ये कहानी है बिहार की, बिहार के गौरव से लेके पतन तक। और अब एक नई जागती हुई उम्मीद की। 93 लाख लोग बिहार से बाहर मजदूरी कर रहे हैं। जरा सोचिए, 2500 साल पहले का भारत, गंगा के किनारे बसा हुआ एक शहर पाटलिपुत्र। ये उस समय दुनिया के सबसे भव्य और सबसे महान शहरों में एक था। पाटलिपुत्र की जमीन पे ही मगध साम्राज्य ने अपनी सत्ता की नींव रखी, जिससे उन्होंने लगभग सारे भारत पे राज किया। क्या आप जानते हैं, जिस बिहार ने कभी दुनिया को सबसे पहला और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय दिया, आज वही बिहार भारत में शिक्षा के मामले में सबसे पीछे है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी कई सदियों पहले नालंदा, जिसमें 9 लाख किताबें, 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी और 1500 से ज्यादा टीचर्स थे। फेमस चाइनीज ट्रैवलर ह्यूआंग ने नालंदा की तारीफ करते हुए इसे उस समय का साइंस, मेडिकल, मैथ और एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा ज्ञान का महासागर बताया। और यही बिहार अपने टूटते हुए फ्लाईओवर्स और टूटी हुई सड़कों के लिए मशहूर होता जा रहा है। आइए जानते हैं, बिहार आज जिस मोड़ पे खड़ा है, आखिर वो वहां तक पहुंचा कैसे। 1947 में भारत को आजादी मिलते ही हर प्रदेश की तरह बिहार भी उम्मीदों से लबालब था, लेकिन बहुत जल्दी ही बिहार के लोगों के ये सपने कहीं हवा में गुम हो गए। आजादी के बाद काफी समय यहाँ पर कांग्रेस की सरकारें रहीं। जब 1960 के दशक में हरी क्रांति आई, तब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में गेहूं की उपज लगभग 4 गुना तक बढ़ी। इन प्रदेशों ने भारत का अनाज भंडार भरा, लेकिन बिहार कहीं पीछे छूट गए। यहाँ पर सरकार ने सिंचाई या नहरी पानी के लिए कोई उपाय नहीं किया और बिहार के किसान बारिश पर ही निर्भर रहे। अगर हम बिहार के किसानों को बाकी प्रदेशों के साथ कंपेयर करें, तो बिहार का किसान आज भी देश में सबसे कम पैसे बनाता है। बिहार के किसान औसतन सिर्फ 7,500 रुपए ही बना पाते हैं, जो इस देश में सबसे कम है। लेकिन इस सब के बावजूद बिहार की 60% तक जनता आज भी कृषि के ऊपर निर्भर करती है। खेतों में इतनी मेहनत करने के बाद भी जब पेट नहीं भरा, तो बिहार के लोग अपने प्रदेश से बाहर निकले। आप चाहे देखें, दिल्ली मेट्रो हो या पंजाब के खेत हो या मुंबई में कोई स्ट्रीट फूड वेंडर को, हर जगह पर बिहार के लोग मिलेंगे। 2011 के सेंसस डाटा से हम जान पाए कि लगभग 93 लाख लोग बिहार से बाहर मजदूरी कर रहे हैं। बिहार के मेहनती लोगों ने भारत को एक सस्ते दाम पे लेबर उपलब्ध कराई, लेकिन बिहार, उसकी 55% आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे है। आप चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें या गरीबी रेखा देखें या लिटरेसी रेट देखें, हर जगह पे बिहार देश में सबसे पिछड़ गया। फिर आया 1990 का दशक। इसे बिहार का एक काला दौर माना जाता है। पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी, इन दोनों पे इल्जाम लगते हैं कि इन दोनों ने खुली छूट दे रखी थी अपराधियों को। बेखौफ होकर अपराधी दिन दिहाड़े क्राइम कर रहे थे और इस समय को विरोधियों ने जंगल राज का नाम दिया। उस समय सत्ता की चाबी लालू के पास थी, लेकिन वो नीतीश कुमार के सपोर्ट के साथ ही बिहार की राजनीति में आए थे। 1995 से 2005 के बीच बिहार में पूरे देश में सबसे ज्यादा किडनैपिंग के अपराध रिकॉर्ड किए गए। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि बिहार में औसतन हर दिन 10 से ज्यादा किडनैपिंग्स हो रही थी। छोटे बड़े बिजनेसमैन अपने कारोबार, अपनी फैक्ट्रियां बंद करके बिहार से दूसरे प्रदेशों की ओर जाने लगे। ऐसे माहौल में आखिर कोई क्यों ही काम करना चाहेगा। और आप नुकसान का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो इंडस्ट्री बिहार में 15% तक का योगदान देती थी, वो घटकर सिर्फ जीडीपी का 10% रह गया। इसके कारण बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हुई, लोगों के रोजगार गए, राज्य सरकार की आमदन कम हुई और लोगों का पलायन और तेजी से बढ़ा। इस सब के लिए हम केवल राज्य सरकार को दोष नहीं दे सकते। बिहार सरकार बार बार केंद्र से शेष राज्य का दर्जा और आर्थिक पैकेज की मांग करती रही, लेकिन केंद्र सरकार ने हर बार बिहार की इस मांग को अनसुना किया। और इस समय हमने बिहार में 1996 में चारा घोटाला देखा। माना जाता है कि जानवरों के चारे के नाम पर सरकारी खजाने को लगभग 950 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। और इन सब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के राजनेताओं की प्राथमिकता कभी बिहार के लोग थे ही नहीं। और फिर साल 2005 में सत्ता में आए नीतीश कुमार, जिनको पहले बिहार सुधारक या सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता था। आज बिहार के लोग उनको सिर्फ एक पेंडुलम के तौर पे जानते हैं। ये पेंडुलम कभी महागठबंधन के पास जाता है और ये कभी एनडीए की तरफ झुक जाता है। एक रात एनडीए से इस्तीफा देके महागठबंधन या तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाना, जब ये महागठबंधन का साथ छोड़ते हैं तो ये एनडीए के साथ सरकार बनाते हैं। बीजेपी का मतलब है बी से बड़का, जे से झूठा और पी से पार्टी। जनता का फैसला है, उसी के अनुरूप फिर से एनडीए की सरकार बनी है। हम लोग
A major political shift in Bihar. What you're looking at is the 8 times Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar, taking oath. इसी तरह से पिछले 20 साल से लगातार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नीतीश कुमार पिछले 40 साल से बिहार की राजनीति में एक्टिव है और वो 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पिछले 5 साल में बिहार ने 3 अलग अलग सरकारें देखी, लेकिन तीनों सरकारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और इसी पेंडुलम पॉलिटिक्स के कारण आज बिहार में पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन 0 है और भ्रष्टाचार ऑल टाइम हाई पर। बिहार पिछले कुछ सालों में अपने गिरते हुए फ्लाईओवर्स के लिए जाना जाता है। अकेले साल 2023-24 में बिहार में 12 पुल टूट चुके हैं और पटना का वो मशहूर फ्लाईओवर जिसका नीतीश कुमार ने खुद उद्घाटन किया, लेकिन वो कुछ महीनों के बाद ही गिर गया। आप इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में किस लेवल का करप्शन हो रहा है और अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल ही 0 है। 2005 में बिहार की सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार ने कुछ अच्छे फैसले भी लिए, जैसे कि महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण देना, जिससे कि महिलाओं को आगे आने का मौका मिला और उनकी समाज में हिस्सेदारी बढ़ी। जब नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव डिप्टी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने लाखों नौकरियां युवाओं को दी। नीतीश कुमार ने कई बुनियादी सुविधाओं जैसे शिक्षा, हेल्थ और बिजली के ऊपर काम किया। आज का बिहार कैसा दिखता है? बिहार आज देश के सबसे गरीब राज्यों में गिना जाता है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम एक साल में अभी भी सिर्फ 54,000 रुपए है, जबकि भारत की एवरेज 1,70,000 रुपए है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में सिर्फ 1/3 है। साक्षरता दर या लिटरेसी रेट में बिहार अभी भी सिर्फ 70% पे है, जबकि भारत की एवरेज 78% है। और बिहार में इंडस्ट्री और कारोबार कितने कम है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की डिमांड सिर्फ 355 किलोवाट पर आवर है, जबकि भारत की एवरेज 1200 किलोवाट पर आवर बनती है। अब बात करते हैं बिहार और भारत की राजनीति की। बिहार भारत की राजनीति में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिहार लोकसभा में 40 सीटें देता है। 2014 में एनडीए ने बिहार में 31 सीटें जीती, 2019 में 39 सीटें और अब 2024 में 30 सीटों पर एनडीए आगे रहा। 2021 के बिहार चुनाव में भी बहुत कम अंतर था। एनडीए 125 सीटों पर जीता और महागठबंधन 110 पर। एक वोट की कीमत 10,000 रुपए। बिहार आज हमारे देश का सबसे गरीब राज्य है और ये राज्य एक नए रास्ते पे निकल चुका है, विकास या रोजगार के नहीं, बल्कि मुफ्त के रेवड़ी कल्चर या फ्रीबीज के ऊपर। ये वही फ्रीबीज है जिसका विरोध हमारे प्रधानमंत्री जी खुद अपने भाषणों में कर चुके हैं। नए भारत के सामने एक ऐसी चुनौती भी है जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के युवाओं का, आज की पीढ़ी का बहुत नुकसान हो सकता है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हर राज्य की तरह बिहार में पिछले कुछ चुनावों में बहुत सारे मुफ्तखोरी के वादे किए जा रहे हैं। इस बार बिहार में कभी खाते में 10,000 रुपए, कभी रैलियों में लोगों से पूछ के वहां पर पैकेज देना, कभी मुफ्त बिजली और युवाओं को प्रोत्साहन राशि। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार बिहार में लगभग 33,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। हम सबको एक बात जरूर समझनी पड़ेगी, जब भी सरकार ये पैसा फ्रीबीज के रूप में लोगों को देती है तो इसे कहीं और जगह से काटा जाता है। इसका मतलब है कि ये पैसा रोजगार के लिए, राज्य के विकास के लिए, आपकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपलब्ध नहीं होगा। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के तहत नीतीश कुमार ने लगभग 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले हैं। इससे लगभग 7,500 करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने में पड़ेगा। और बिहार सरकार के मुताबिक इस योजना के तहत वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। लेकिन हम ये सवाल पूछते हैं कि ये पैसा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या रोजगार देने की बजाय वन टाइम पेमेंट के रूप में ही क्यों दिया जा रहा है? इससे महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर बनेंगी? साल 2024-25 के बजट में बिहार सरकार ने लगभग 15,000 करोड़ रुपए मुफ्त बिजली के लिए रखे।
बिहार वही राज्य है जहां आज भी कई शहरों में 7 से 8 घंटे बिजली गायब रहती है। इस पैसे के इस्तेमाल से राज्य सरकार बहुत सारी नई नौकरियां या नए पावर प्लांट्स या बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज लेके आ सकती थी। यही वजह है कि बिहार का आज हर दूसरा परिवार पलायन के लिए मजबूर हो रहा है, अपने खेत और अपनी जमीन छोड़कर बिहार में और ये दूसरे प्रदेशों जैसे कि पंजाब और हरियाणा में जाकर और किसी और के खेतों में मजदूरी करने के लिए भी तैयार है। जिन्होंने भारत के विकास में अपना भरपूर योगदान दिया, आज वो पलायन के लिए मजबूर है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2025 में